हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले क्लास 10th वालों का जो सैम्पल पेपर आया था, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करी थी। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर आपको इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे, सर हमें इस पेपर का भी सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पेपर के सोल्यूशन पर वीडियो बना रहा हूँ और जिन्होंने कमेंट करे थे अभी वो कमेंट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक मैथ का सैंपल पेपर नहीं देखा है तो मैंने क्या है उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आपको विज्ञान का, हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी का सारे के सारे पेपर्स के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सैंपल पेपर में से ही आ जाते हैं। ठीक है, तो पेपर का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह हमारा आखिरी पार्ट है क्लास 10th वालों के मैथ सैंपल पेपर 2024 की सोल्यूशन वीडियो का। और इस आखिरी पार्ट में मैं आपको 21 से लेकर 27 तक क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपका मैथ सैंपल पेपर है 2024 का, उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने क्या है उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख लेना। ठीक है, और आप इन सोल्यूशन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके के और भी पेपर्स का सोल्यूशन देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम मैथ के सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो का लास्ट पार्ट। ठीक है, आप देखते हैं हम इसका 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें समीकरण दे रखी हैं 2 और इनको क्या है हमें किसी भी विधि से हमें इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी कि इस विधि से सॉल्व करो। ठीक है, कोई नाम देकर हमें नहीं कह रखा है यहाँ पर। और ये हमारा जो क्वेश्चन है 4 नंबर वाले में लास्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आया हुआ अब तक का ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, बाद में मैं इसका आपको सोल्यूशन भी दिखा दूंगा। अब क्या है, हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं। पहली दे रखी है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरी दे रखी है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अगर आप पॉइंट में सॉल्व नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन सभी पॉइंट में सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इन समीकरण में क्या है आप पॉइंट हटा लेंगे। ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद आपके पास सिंपल इक्वेशन बन जाएंगी, उनको फिर आप किसी भी विधि से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 से गुणा कर देंगे तो आपका पॉइंट दोनों इक्वेशन में हट जाएगा। अगर आप पहली इक्वेशन में 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ऐसे इसकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, ये 2 समीकरण आ जाएंगे आपके पास। इन दोनों समीकरण को आप किसी भी विधि से सॉल्व कर लें, प्रतिस्थापन लगा लें, ब्रज गुणनखंड लगा लें, विलोपन लगा लें, कोई सी विधि लगा लें। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर सोल्यूशन आपको कराया गया है इसमें क्या है प्रतिस्थापन विधि लगाई गई है। यहाँ पर हमारी 2 समीकरण बन जाएंगी, एक समीकरण नंबर 1, एक समीकरण नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण में से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और उस वैल्यू को, ठीक है, जो भी x और y की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, अगर जैसे हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y के पदों में होगी। ठीक है, तो उस x की वैल्यू को जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है उसमें x का मान रख देते हैं, तो हमारी वो इक्वेशन पूरी y में बन जाती है और फिर वहाँ से हमारा y की वैल्यू हो जाएगी। फिर y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रखकर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो पहले ये करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम 1 से हम क्या यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहे हैं। उसके बाद में जैसे मैंने बताया था दोनों साइड में 10 से गुणा कर देंगे, सेम यहाँ पर कर रखा है, 10 से गुणा कर दी दोनों साइड में, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13, जैसे मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं तो किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रखी है। x बराबर आ जाएगा हमारा 13 माइनस
3y/2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम क्या रख देंगे, इसकी दूसरी वाली समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में रख देंगे हम x के मान को। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गई। 0.4 फिर है x, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, वो वैल्यू रख देंगे, प्लस 0.5 बराबर 2.3। अब मैंने बताया था 10 से गुणा हमें दोनों इक्वेशन में करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी हम 10 से गुणा कर देंगे, जिससे हमारी ये क्या है, जो हमारे पॉइंट है, ठीक है, वो हट जाए, यानी दशमलव हमारे हट जाएंगे यहाँ से। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे, 4 ब्रैकेट में 13 - 3y/2 प्लस 5y बराबर 23। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 4 को 2 दूनी 4, तो हमारा आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 13 - 3y प्लस 5y बराबर 23। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 26 - 6y प्लस 5y बराबर 23। फिर हमारा है माइनस के 6y और प्लस क्या है 5y, तो घटा देंगे, हमारा आ जाएगा माइनस के y। अब माइनस के y क्या करेंगे, हम उधर ले जाएंगे और 26 में से माइनस कर देंगे 23 को, 23 हम इधर ले आएंगे, तो 26 - 23 हमारा आ जाएगा 3, यानी y की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। y की वैल्यू इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं, यहाँ से हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, वरना आप जैसे इन्होंने समीकरण 1 में दोबारा मान रखा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर रख देना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप इस y का मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा। वैसे एक मेथड यहाँ पर दे रखा है, जैसे यहाँ पर x बराबर दे रखा है 13 माइनस फिर 3 है, फिर y की वैल्यू यानी कि 3 आ जाएगी अपॉन 2। तो यहाँ पर अब आगे मैं यही कर दूँ, 13 माइनस 9 हो जाएगा अपॉन 2। 13 में से 9 के बचेंगे कितने, 4, और 4 अपॉन 2, 2 से काट देंगे इसे, 2 दूनी 4, तो इससे भी आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने x का मान निकाल रखा है वहाँ पर, तो आपको क्या है, y का मान वहाँ पर रखना पड़ेगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है इस चैप्टर से, और 4 नंबर में भी ये सबसे आसान क्वेश्चन है। किसी भी विधि से, जरूरी नहीं है प्रतिस्थापन से कर रखा है, आप विलोपन से कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। और अब क्या है, हमारे 5 नंबर वाले स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 नंबर में हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम 5 नंबर वाले। तो आपको मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट कराया था, तो उसके एक क्वेश्चन में गलती हो गई थी, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, मैंने वहाँ पर ये ध्यान नहीं दिया था कि वहाँ पर शंकु का आयतन बोला है या बेलन का आयतन बोला है, तो इस क्वेश्चन में मैंने शंकु का आयतन निकाल दिया था, है वो भी सही, लेकिन वहाँ पर हमसे शंकु का आयतन नहीं पूछा है, हमसे बेलन का आयतन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने आ भी चुका होगा, सही वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लेना, और मैंने जो उसका पार्ट 1 था उसके कमेंट बॉक्स में भी जो उसका सही आंसर है और क्या फॉर्मूला होगा वो मैंने वहाँ पर कमेंट कर दिया है। ठीक है, आप वहाँ से भी देख लेना। आपके लिए मुझे पेपर का सोल्यूशन लेकर के आना था, उसके चक्कर में मुझसे जल्दबाजी में वहाँ पर गलत हो गया थोड़ा। ठीक है, मैंने देखा नहीं कि शंकु का पूछा है या बेलन का आयतन पूछा है, तो आप उसको ठीक कर लेना। तो हम देखते हैं इसका 22वां क्वेश्चन, जो हमारे 5 नंबर वालों में पहला क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का हमें उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण दे रखा है वो कितना है हमारे पास 45 डिग्री। तो हमें यहाँ पर टावर की ऊंचाई निकालनी है। आप बस इस क्वेश्चन में जो हमें कोण दे रखे हैं, जो उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री का और जो अवनमन कोण दे रखा है 45 डिग्री का, आप इन 2 कोणों को ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि इन्हीं कोण की वैल्यू से हमारा चित्र बनेगा। जब आपको चित्र समझ में आ जाएगा तो आप इसका सोल्यूशन 2 मिनट में कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है 9वें चैप्टर से ही है, और 9वें चैप्टर में हमारे जितने भी क्वेश्चन है उसमें डायग्राम पहले आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम बना रखा है। ये जो हमारे टोटल है, ये हमारे टावर की ऊंचाई हो गई, और ये हमें जो दे रखा है ये भवन की ऊंचाई हो गई। ठीक है, भवन की ऊंचाई हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो हमने वो लिख दिया। पहले हमें जो दे रखा था वो उन्नयन कोण दे रखा था भवन के शिखर से, ये हमारा भवन हो गया। भवन के शिखर से जो हमारा केबल टावर है उसके शिखर का हमें उन्नयन कोण दे रखा था, तो उन्नयन कोण होता है हमारा नीचे वाला। ठीक है, जो हमारा इस साइड में बनता है, और जो अवनमन कोण होता है वो ऊपर की साइड में होता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी देखते हैं अगला।
कि अगला कोण हमें क्या दे रखा था कि जो हमारे पास केबल टावर है उसके पाद बिंदु, ठीक है, ये जो नीचे वाला बिंदु होता है उसको बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक है। तो पाद बिंदु से भवन के शिखर का, ठीक है, भवन के शिखर का हमें क्या दे रखा है, अवनमन कोण दे रखा है। इसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। ये हमारा कितना दे रखा है, 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये दोनों कोण समझ में आ गए होंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमारे होते क्या हैं, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं और उसमें आपको ये चित्र बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्या है इसमें। और हमें भवन की ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो इतनी ऊंचाई तो हमारी जो केबल टावर है उसकी भी सेम होगी, ठीक है। तो हमें इतनी ऊंचाई निकालनी है, तो इसको क्या मान लेंगे हम, h मीटर, ठीक है। और ये कोण हमें दे रखा है और इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी जो है A से लेकर B तक, यानी भवन और जो हमारे पास केबल टावर है इसके बीच की दूरी मान लेंगे हम x मीटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि हमें 60 और 45 ही दे रखा था, तो ये 1 और 45 कहाँ से आया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चित्र को देखेंगे तो एक हमारे पास CD हो गया और एक हमारे पास AB हो गया और एक तरीके से तिर्यक रेखा हो गई। और यहाँ पर जो कोण बने होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं इसका आपको सल्यूशन। तो अब देखते हैं हम इसका सल्यूशन। माना AC बराबर 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक भवन है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था AC बराबर यहाँ पर हमारा भवन है, और दूसरा ये बताया था BE जो है हमारा टावर। इतनी ऊंचाई हमने कहाँ से निकाल ली थी, जितनी हमारी भवन की है उतनी ऊंचाई यहाँ तक की भी होगी, हमने इतनी ऊंचाई को h मान लिया था, ठीक है। तो वही लिखा है ऊपर भी, प्रश्नानुसार लिख लेंगे। हमें यहाँ पर दो कोण दे रखे हैं, एक कोण DCE बराबर 60 डिग्री ये वाला, फिर दूसरा दे रखा है हमें कोण BCD बराबर कोण ABC बराबर 45। ये दोनों मैंने आपको कोण बताए थे कि कैसे 45 होंगे, एक तो होगा दूसरा हमारा कैसे होगा, ठीक है। AC बराबर BD कितना होगा, ये हमारा 7 मीटर होगा, और हम जो DE है जो हमें निकालनी है उसे मान लेंगे h मीटर है, ठीक है। अब आगे इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे हम देखेंगे, पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो मैं आपको ABC बना देता हूँ अलग, A B और C, ठीक है। हमें एक भुजा दे रखी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और दूसरी हमारे पास है x सेंटीमीटर, और ये हमें कोण दे रखा है 45 डिग्री का। जो हमारे तरीके साइन कॉस टेन के मान होते हैं उसमें आपको ये देखना है कि लंब बटे आधार किसके फॉर्मूले में आता है, ठीक है। तो वो आता है टेन के फॉर्मूले में लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा हमारे पास कितना, 7, और आधार हो जाएगा हमारे पास x को या तो हम AB भी लिख सकते हैं, यहाँ से हमारी AB की वैल्यू आ जाएगी, तो वही यहाँ पर लगा रखा है। लंब हो जाएगा हमारे पास AC अपॉन में आधार हो जाएगा हमारे पास AB बराबर tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो यहाँ पर AC का मान हमें दे रखा है 7 अपॉन AB, और tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो यहाँ से AB का मान आ जाएगा बराबर 7 मीटर। AB हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो ये CD भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों जो लंबाइयाँ हैं वो आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो CD बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, AB बराबर होगा CD और बराबर मान लेंगे इसे 7 मीटर, और इसे बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे इसकी दूसरी इक्वेशन और दूसरे समकोण त्रिभुज में। दूसरा मैं पहले आपको यहाँ पर चित्र समझा देता हूँ, उसके बाद हम उसको देखते हैं। जैसे दूसरा समकोण त्रिभुज है वो हो जाएगा हमारा DE और C। यहाँ पर हमें दे भी रखा है 60 डिग्री का, और इसको हमने h मान रखा है। CD आ गया हमारा 7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या बनना है, लंब और आधार। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, जो हो जाएगा लंब बटे आधार, तो DE अपॉन CD बराबर tan थीटा यानी 60 हो जाएगा, और DE की वैल्यू हमारे दे रखी है h, तो h अपॉन 7 बराबर tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, तो h का मान आ जाएगा 7√3, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू निकाल ली है। हमें टोटल किसकी निकालनी थी, टावर ऊंचाई निकालनी थी, कि टावर हमारा जो टावर की ऊंचाई है वो कितनी है, वो थी हमारी BE। मैं आपको एक बार चित्र भी दिखा देता हूँ। ये जो टावर की ऊंचाई थी वो टोटल थी, और इतनी ऊंचाई हमें दे रखी थी, इतनी निकालनी थी। अब ये h की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पहली वाले को और दूसरी वाले को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो दिखाता हूँ मैं आपको आगे। ये आपके सामने है, आता है केबल टावर की ऊंचाई BE बराबर, दो जो हमारे पास ऊंचाइयां थी BD प्लस DE, उन्हें जोड़ देंगे। BD था हमारे पास 7
और जो डी ई था वो हमारे पास था 7√3। तो दोनों को जोड़ देंगे और 7 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 + √3। ठीक है, तो यहाँ पर आप √3 की वैल्यू रखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, √3 की वैल्यू आ जाएगी 1.73, उसे जोड़ देंगे 1 में तो 7 × 2.73। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अथवा वाला क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, जो हमारी सड़क है दोनों ओर, उसके उन दोनों सड़क के कोई बीच में एक बिंदु है, से बिंदु से हमें जो हमारा खंबे हैं, खंबे के शिखर के हमें क्या दे रखे हैं, उन्नयन कोण दे रखे हैं। एक है हमारा 60 डिग्री और एक है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, हमें यहाँ पर 2 चीज़ निकालनी है, पहला खंभों की ऊंचाई और दूसरा खंभों से बिंदु की दूरी। जो हमारे पास 2 खंबे हैं और जो उनके बीच में जो पॉइंट है सड़क पर, उस पॉइंट से दोनों खंभों की हमें दूरी निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना करके दिखाता हूँ, उससे आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम डायग्राम। ये हमारे पास एक सड़क हो गई, एक हमारे पास ये खंभा हो गया इस साइड में, एक इस साइड में। ठीक है, तो 2 खंभे हो गए और ये सड़क हो गई जिसकी हमें दूरी दे रखी है 80 मीटर। ठीक है, कि 80 मीटर दूरी पर ये हैं दोनों खंभे, और जो हमारे पास सड़क है उस पर कोई एक बिंदु P है जहां से हमें कोण दे रखे हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, पहले खंबे का भी और दूसरे खंबे का भी, और वो हमें दे रखे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है वो बता देता हूँ। एक तो हमें इस खंभों की लंबाई निकालनी है, जिसे हम क्या मान के चलेंगे, h मान करके चलेंगे। और दूसरा, ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से इस खंबे की दूरी और इस पॉइंट से इस खंबे की दूरी। ठीक है, ये दूरी निकालनी है हमें। ठीक है, तो अब आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें खंभों की ऊंचाई निकालनी है उनको मान लेंगे हम h मीटर, और हमें दे रखी है कि ये सड़क कितनी है, 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमने पॉइंट माना है, जिस पॉइंट से हमें उन्नयन कोण दे रखे हैं, उस पॉइंट से पहले खंबे की दूरी मान लेंगे हम x। तो जो दूसरा खंबा है, तो उस पॉइंट से दूसरे खंबे की दूरी कितनी हो जाएगी, 80 - x, क्योंकि टोटल हमें दे रखी है 80 और इतनी हमने x मान ली है a से लेकर p तक। तो जो हमारी bp होगी वो कितनी हो जाएगी, 80 - x। ठीक है, तो यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट है। यहाँ पर अभी हमने चित्र में माना था सारा का सारा, वो सब यहाँ पर लिखा है कि AD और BC समान ऊंचाई h मीटर के 2 खंबे हैं। ये हमारे पास क्या है, 2 खंबे हैं, और हमें दे रखा है AB बराबर जो सड़क है वो क्या है, 80 मीटर की, 80 मीटर चौड़ी है, जहाँ पर क्या है, कोई बिंदु P है बीच में, जहाँ से हमें उन्नयन कोण दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AP बराबर x मीटर मान लेंगे, तो हमारा BP बराबर 80 - x आ जाएगा। ये सब मैंने बताया था अभी। और हमें कोण दे रखे हैं, जैसे APD हमें दे रखा है 60 डिग्री और BPC हमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, अब इन्हीं से ही एक समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या बनना है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार tan 60 में बनेगा और एक बार tan 30 में बनेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं हम आगे। जैसे यहाँ पर पहला समकोण त्रिभुज ले रखा है कि त्रिभुज APD, मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का है, A P और D, हमें टोटल दे रखा है x मीटर ये, और h हमने मान रखी है। ठीक है, ये, और हमें यहाँ पर कोण दे रखा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी h/x हो जाएगा, AD/AP, तो वही लिखा है यहाँ पर। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 बराबर h/x। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारी आ जाएगी h/√3। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ऐसे हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज बनेगा, जो होगा हमारा BPC, वो दिखा देता हूँ अब। तो दूसरा बन जाएगा हमारा, यह आ जाएगा B, ये बन जाएगा P और ये बन जाएगा C। ये हमें दे रखी है 80 - x, और ये हमें कोण दे रखा है 30 का, और यहाँ पर h मान रखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ भी लगा देंगे लंब बटे आधार, tan 30 बराबर, तो BC/ हो जाएगा PB या BP, तो वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 बराबर BC की वैल्यू हो जाएगी हमारी h, और अपॉन में आ जाएगा 80 - x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से भी हम एक x में इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा पहली इक्वेशन भी हमारी x में थी और दूसरी इक्वेशन भी हमारी x में आ चुकी है। तो दोनों x के मानों को हम क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से x के मान बराबर करने पर या तुलना करने पर।
अब वो देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम यहाँ से, एक हमारा एक्स का मान आया था h/√3 और दूसरा आया था 80 माइनस √3h। ठीक है, √3h। अब क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, h बराबर 80 √3 माइनस 3h। ठीक है, क्योंकि √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 3 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आई थी h बराबर 80 √3 माइनस 3h, कुछ इस तरीके से आई थी। अब क्या करेंगे, ये 3h इधर की साइड आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हम इसे लिख देंगे 4h बराबर 80 √3। इस 4 से इसे काट देंगे 20 बराबर, यानी हमने h किसे माना था, दोनों खंभों की ऊंचाई को। ठीक है, तो दोनों खंभों की ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी, h बराबर 20 √3 मीटर। ठीक है, तो पहले खंभे की भी और दूसरे खंभे की भी ऊंचाई कितनी आ गई, 20 √3 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास P पॉइंट था, जहां से हमें उन्नयन कोण दे रखे थे, उस पॉइंट से हम दोनों खंभों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, अब वो देखते हैं आगे। अब आपको ध्यान होगा कि हमारी जो पहली समीकरण थी वो h और x में थी, तो वो लगा देंगे। पहली समीकरण वो थी हमारी x बराबर h/√3 और h हमारा कितना आया, 20 √3 और अपॉन में √3। √3 से √3 कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 20 मीटर। यानी कि जो हमारा पहला खंभा है, उस खंभे से जो हमारा P पॉइंट है, उसके बीच की दूरी x मानी थी हमने, वो कितनी आ गई हमारी, 20 मीटर। अब हमारा जो दूसरा खंभा है, उसकी P पॉइंट से दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x मानी थी और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 80 माइनस 20, दूसरे खंभे से P पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में डायग्राम देखें कि मैंने कैसे बताया, कैसे मैंने आपको समझाया डायग्राम पूरा का पूरा। अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो आप इजी तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और एग्जाम में नवे चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, या तो कोई बादलों की छाया वाला होगा, या हमें कोण दे देगा 45 डिग्री 60 डिग्री, या मीनार की लंबाई निकालो। ठीक है, या हमें भवन वाला क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा आते रहते हैं। नवे चैप्टर में से 5 नंबर वाले में से 2-3 क्वेश्चन तो पक्के आने ही होते हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर की भी ढंग से तैयारी करके जाएं। और जो मैंने अभी आपको समझाया वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करके जाएं, इसके भी आने के चांसेस हैं पूरे पूरे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसका 23वां क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है और हमें सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस CD के। ठीक है, और ये हमें इसका चित्र दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है। ठीक है, और ये जो आपके 5 नंबर है, बिल्कुल फ्री के 5 नंबर है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है, आप जो ये डायग्राम आपको दे रखा है, इसमें इसी डायग्राम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बस आपको जो थ्योरम इसमें लगने वाली है, वो थ्योरम का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको थ्योरम का पता होगा तो आप ये क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, जो इसमें थ्योरम यूज होने वाली है वो आपके इस पेपर में भी आ चुकी है और मैं करवा चुका हूँ वो। ठीक है, तो वो मैं आगे बताता हूँ कि कौन सी थ्योरम आई थी और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं आगे। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमारे पास यहाँ पर एक थ्योरम आई थी, उसमें क्या था, हमारे पास कोई वृत्त हो और उस वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से हमने क्या करा हो, स्पर्श रेखाएं खींची हूँ, तब वो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हमने प्रूफ करा था, तो सेम वही थ्योरम हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं और इसका आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर वही थ्योरम लिखी है जो मैं आपको समझा रहा था कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, अगर आपको ये थ्योरम पता होगी तो आप एकदम कर देंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे A B C D, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, बाह्य बिंदु हैं और ये हमारे पास एक वृत्त दे रखा है। इसका एक डायग्राम मैं आपको साइड में बना करके दिखाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास एक वृत्त हो गया और यहाँ पर कोई पॉइंट है A
जो कि हमारा बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु से हमने इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं और यहाँ पर अगर डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर है P और यहाँ पर है हमारा S। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि PA बराबर होगा किसके, AS के। ठीक है, या AP बराबर होगा AS के। ठीक है, ऐसे हम बाकी जितने भी हमारे 3 वृत्त हैं उनके लिए भी हम ऐसे लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, एक का और मैं आपको बना देता हूँ। जैसे हमारे पास यही वाला वृत्त है, उस पर फिर से एक बाह्य बिंदु है हमारे पास, क्या, B बिंदु से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फिर से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। पहला हो जाएगा हमारा क्या, P, और दूसरा हो जाएगा हमारा Q। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BP बराबर होगा BQ के। ठीक है, तो इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, C के लिए भी और D के लिए भी। ठीक है, सेम यही हम करेंगे और ऐसी हमारी 4 इक्वेशन बन जाएंगी। फिर चारों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये 4 इक्वेशन बना ली, 1 2 3 4, चारों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में जो सेम वाले होंगे उन्हें एक साइड लेंगे, जैसे AP BP, CR DR, AS DS और BQ CQ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आया AP BP, तो AP और BP हमारा क्या हो जाएगा, AB, और ऐसे यहाँ पर क्या आया दूसरा CR DR, तो CR DR क्या हो जाएगा हमारा CD। तीसरा हमारा आया AS और DS, तो AS और DS क्या हो गया हमारा AD, और सेम BQ और CQ हमारा क्या हो जाएगा BC। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप जब करें तो ध्यान रखें कि हमने किस साइड से भुजाएं ली हैं। ठीक है, जैसे अगर एक व्रत हो गया, तो अगर आपने ये ऊपर वाली भुजा पहले लिखी है, बाद में दूसरी वाली लिखी है, तो आप ये सभी पॉइंट में ध्यान रखें कि हमें पहले कौन सी भुजा लेते हुए चलना है और बाद में कौन सी भुजा लेनी है। क्योंकि अगर एक साइड में आप सही ले लेंगे और दूसरी साइड में अगर आप ये ले लेंगे पहले, फिर उसके बाद में अगर ये भुजा ले लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर गलत आएगा। तो उन्हें लिखते टाइम आप ध्यान रखें। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। तो यह है 24वां क्वेश्चन, और 24वां क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो क्वेश्चन करो और 5 नंबर ले जाओ। ठीक है, अगर आती है तो पाइथागोरस थ्योरम आती है तो 5 नंबर आपके पक्के। ठीक है, वो फ्री के हैं, आप ले जाओ उसे, क्वेश्चन करो, कॉपी में 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो है क्या ये, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो 2 भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें एक भुजा दे रखी है कर्ण, और बाकी 2 भुजाएं हमें निकालनी है, आधार और लंब। बस हमें इतना हिंट दे रखा है, जो उसकी ऊंचाई है वो उसके आधार से कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमें क्या है, उसका आधार पता होना चाहिए, तो आधार मान लेंगे हम x। अगर x हमारा आधार है तो इसमें दे रखा है जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो तीनों हमें भुजाएं मिल गई। यहाँ पर बस आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो वो क्या होती है मैं बता देता हूँ, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा AB का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू लगाकर, तीनों की हमारे पास वैल्यू है, AB की भी, AC की भी और BC की भी, तीनों वैल्यू लगाकर हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में दिखाता हूँ आपको नीचे। यहाँ पे हमने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, AC का मान 13 का स्क्वायर बराबर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा x माइनस 7 के स्क्वायर में फॉर्मूला लग जाएगा इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर का, वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना, आपका वहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर ये बन जाएगी एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को सॉल्व कर आपकी x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। x की यहाँ पर 2 वैल्यू दे रखी हैं, जिसमें से एक वैल्यू आपकी सही होगी और दूसरी गलत होगी। जैसे यहाँ पर x बराबर 1 आया है -5 और एक आया x बराबर 12, तो x बराबर जो -5 है वो क्या होगी, अमान्य होगी। क्यों होगी, तो जो हमारी लंबाई होती हैं, भुजाएं होती हैं, वो कभी भी हमारी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अमान्य। x बराबर जो 12 आया है ये हमारी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। अब x हमने किसे माना था, आधार को माना था, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो आधार कितना आ गया हमारा 12। अब जो हमारे ऊंचाई थी वो मान रखी थी हमने x माइनस 7, तो 12 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि फ्री के नंबर इसलिए हैं ये।
ठीक है। और ये तभी हो सकते हैं जब आपने क्या है, पाइथागोरस थ्योरम पता होगी। ठीक है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता भी है उसके बाद भी आप यहाँ पर अटक सकते हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए कि हम द्विघात समीकरण उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसका 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में हमें निकालना है माध्यक, और हमें यहाँ पर क्या है, वर्ग अंतराल दे रखे हैं और बारंबारता दे रखी है, यानी कि f की वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ से माध्यक कैसे निकालेंगे। अब माध्यक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसका आंसर आप 2 मिनट में निकाल देंगे। अगर नहीं पता है आपको फॉर्मूला तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका आगे सोल्यूशन कि वो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूले बता देता हूँ। वो क्या होता है, वो होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF, यानी कि ये संचय बारंबारता होती है हमारी CF, और आ जाएगा यहाँ पर F जो होगी हमारी बारंबारता, इंटू आ जाएगा H। ठीक है, H होता है हमारा डिफरेंस होता है, जो भी हमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं उनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, हमारा H होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब अगर हमें माध्यक निकालना है तो हमारे पास ये सारी वैल्यू होनी चाहिए, L की, N की, CF की, F की और H की। ठीक है, H की वैल्यू तो आप एक बार देखकर यहाँ से बता सकते हैं। सब में अंतर कितना है, 10 का अंतर है, तो H की वैल्यू तो हमारी 10 हो जाएगी। हमें कहीं से L की वैल्यू निकालनी है, N की, CF की और F की। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आगे कि वो कैसे निकालेंगे। तो ये वर्ग अंतराल हमें दे रखे हैं, बारंबारता हमें दे रखी है, इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, संचय बारंबारता निकाल लेंगे, जिसे हम बोलते हैं CF। ठीक है, तो CF कैसे निकालते हैं, जैसे जो वर्ग अंतराल दे रखा है 20,30, उसके अंदर बारंबारता कितनी है, 4, तो पहले तो वही लिख देंगे, और उसके बाद 30 और 40 के बीच में जो बारंबारता है वो कितनी है, 12। तो 12 में क्या है, हम जो ऊपर वाली बारंबारता थी उसे जोड़ देंगे तो हमारी क्या है, नई संचय बारंबारता आ जाएगी जो होगी हमारी 16। तो 4 के बाद कितनी आ गई अब, 16। ऐसी अगले में करेंगे, 40 से 50 के बीच हमें कितनी दे रखी है, 14, तो 14 में अब क्या करेंगे, ये 16 जोड़ देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 30। तो ऐसी करके हम ये सारी की सारी बारंबारता बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हमारी लास्ट वैल्यू आएगी वो हमारा किसका मान होगा, n का। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, जो भी ये लास्ट वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारी वो क्या होगा, हमारा n का मान होगा। तो n हमारा कितना है यहाँ पर 100, n/2 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 50। अब हम इस 50 से जो हमारा वर्ग अंतराल है उसका पता लगाएंगे, किस वर्ग अंतराल के अंदर जो हमारा माध्यक है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना है, 50। अब यहाँ पर जो हमारे पास CF है उसमें देखेंगे हम कि कहीं पर हमारा 50 आ रहा है या किसी संख्या के करीब है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पर 46 के आसपास आएगा 50। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा 50 और 60। यहाँ से क्या है, मिलेगी हमारी L की वैल्यू, जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा होगा, जो भी उसमें छोटी संख्या होगी, निम्न होगी, वही क्या हो जाएगा, हमारा L हो जाएगा। तो L बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50। तो पहले यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल आ गया हमारा 50,60, और क्या देंगे कि L बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 50। ठीक है, अब L मिल गया। अब सूत्र के लिए हमें चाहिए CF और F। ठीक है, वर्ग अंतराल के सामने जो बारंबारता हमें दी होती है उसे क्या बोलते हैं, हम F। ठीक है, वर्ग अंतराल जो हमारा वर्ग अंतराल आएगा उसके सामने जो बारंबारता होगी उसे क्या बोलेंगे, F। और अब चाहिए हमें CF, क्योंकि CF यानी संचय बारंबारता चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब जो हमारा F आता है, F के ऊपर जो भी हमें संचय बारंबारता दे रखी होती है वो होती है हमारा CF। जैसे CF यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। सबकी वैल्यू निकल चुकी है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखकर इसे सॉल्व करते हैं कि हमारा माध्यक कितना आएगा। L बराबर आ चुका है हमारा यहाँ पर 50, H बराबर आ चुका है 10 जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, माध्यक आ चुका है F बराबर 16, और जो CF है वो आ चुका है 30। वो मैंने बता दिया अभी आपको कैसे आया। फॉर्मूला लगा देंगे और सारी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 50 प्लस ब्रैकेट में 50 माइनस 30/16 इंटू 10। 50 में से 30 जाएंगे, बचेंगे 20, तो 20/16 इंटू 10। इसे हम 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 की 10 से गुणा कर देंगे, 50 आ जाएगा, अपॉन कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 4। इसे भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5। ठीक है, 50 में यहाँ पर 12 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 62.5। तो ये क्या होगा, हमारा माध्यक होगा। तो हमारा माध्यक कितना हो गया, 62.5।
ठीक है, ये इसका हमारा आंसर हो गया। ऐसे यहाँ पर वो और कुछ भी हमें निकालने के लिए दे सकता है, जैसे माध्य या बहुलक। तो इसके आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और इसको हम कैसे निकालते हैं इन वैल्यूज़ को वो पता होना चाहिए। तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है, कहीं नहीं गए, आपके 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका 26वां क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मैं ये सब आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ, ये आपकी समझ में आ जाएगा। पहले उसमें दे रखा है, किसकी बात करिए, त्रिभुज की। तो हम पहले एक त्रिभुज बना लेंगे ABC। फिर उसने बोला है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाए, ठीक है। कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि हमें एक रेखा खींचनी है, वो क्योंकि त्रिभुज में हमारी 3 भुजाएं हो गई, तो एक ऐसी रेखा खींचनी है हमें जो एक रेखा के क्या हो, समांतर हो। तो यहाँ पर हम खींच देंगे BC के समांतर DE को, ठीक है, समांतर हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। जब हमने ये समांतर रेखा खींची तो ये AB रेखा को D पर और AC रेखा को E पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने यही बोला था क्वेश्चन में कि त्रिभुज की एक भुजा के क्या हो, समांतर हो, तो समांतर भी हो गई BC के, जो हमारा DE है, और जो अन्य दो भुजाएं हैं उनको क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, तो प्रतिच्छेद भी कर रही है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हमें क्या प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। तो ये अन्य भुजाओं को भी क्या है, एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि हमें प्रूफ करना है AD/DB बराबर होगा AE/EC के, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब तो आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसका सल्यूशन। तो यहाँ से इसका सल्यूशन स्टार्ट है। अब जैसे हमने ये चित्र बनाए हैं या इसमें जो भी हमने रचना करी है वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है जिसमें यहाँ पर क्या होगा, ये DC होगा, ठीक है। DC के समांतर एक रेखा DE AB को D पर तथा AE को C पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर चित्र में बता दिया था। और DE को हमें प्रूफ करना है कि वो क्या है, दोनों भुजाओं को क्या समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रूफ करना होगा AD/DB बराबर होगा AE/EC के, ठीक है, यही बताया था मैंने भी। अब हम यहाँ पर क्या है, एक रचना लिख देंगे। वो रचना क्या होगी हमारी, हम क्या करेंगे, B को E से मिला देंगे और C को D से मिला देंगे। और दूसरी हम यहाँ पर लंब डाल देंगे कि EF लंब है हमारा AB के ऊपर और DG लंब है हमारा AC के ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ से अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमारा क्या है, एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ। वो होता है 1/2 आधार इनटू ऊंचाई, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम त्रिभुज का जब हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें इसमें एरिया निकालने पड़ेंगे। 4 त्रिभुज जो बन रहे हैं इसमें एरिया निकालने के बाद वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि आपकी ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ले लेंगे त्रिभुज ADE, ठीक है। मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ अभी। पहला जैसे ADE, तो हम इसको इस तरीके से बना लेंगे। पहले आ जाएगा यहाँ पर E, A और D, और यहाँ पर एक लंब आ जाएगा जो कि हमारा है F। तो हमारा फॉर्मूला था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या हो गया हमारा, AD हो गया, और ऊंचाई क्या हो गया, EF हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही सेम हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे BDE में, DB और इधर आ जाएगा हमारा E में, और यहाँ से E से ही लंब है हमारा, वो आ जाएगा हमारा F। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 1/2 आधार हो जाएगा DB और जो लंब है वो हमारा हो जाएगा EF, ठीक है। आपको ये क्या है, समझ में आ गए होंगे दोनों डायग्राम देखते हुए। ये हमने यहाँ से ही बनाए हैं दोनों डायग्राम, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, कहीं अलग से हमने नहीं बनाए हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे।
तो सेम यहाँ पर सारी वैल्यू हमने यहाँ पर रख रखी है। यहाँ से क्या होगा, ई एफ से ई एफ कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, हमारे यहाँ से आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी। इसे बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब सेम जो बाकी दो हमारे त्रिभुज बचेंगे, सेम यही फॉर्मूला जो हमारे दो त्रिभुज बचेंगे उनमें लगा देंगे। तो हम ये कैलकुलेशन दोबारा ना करते हुए हम सीधे लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज यहाँ पर होगा ये सी डी ई में। ठीक है, ये होगा हमारा सी डी ई बराबर हाफ 1/2 ए ई इंटू जी डी अपॉन में आ जाएगा हाफ ई सी अपॉन जी डी। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, जी डी से जी डी कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ई अपॉन और ये क्या होगा, ई सी होगा। ठीक है, ई जी नहीं होगा, ई सी होगा। ये सारे त्रिभुज जो बने हुए हैं इनका आधार क्या है, हमारा सेम है, जो कि हमारा डी ई है। बने हुए हैं चाहे ये वाला हो, ये हो या ऊपर के दोनों हो। ठीक है, तो आधार सेम है तो इनके एरिया भी बराबर होंगे। तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो एरिया बराबर होगा ये किसके बराबर होगा, इस एरिया के। कि एरिया हम ऐसे लिख देंगे, आप ये मत लिखना, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना। आप लिखना कि इनके एरिया बराबर होंगे, तो आप ऐसे लिख देना कि एरिया ए डी ई अपॉन एरिया पी डी ई बराबर होगा एरिया जो दूसरी इक्वेशन में था हमारा ए डी ई और अपॉन में आ जाएगा एरिया सी डी ई के। तो दोनों के बराबर रख देंगे। पहली से हमारा ये मान आया है और दूसरी से हमारा ये मान आया है, दोनों को आमने सामने रख देंगे तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। फिर आप ये लिख देना। ठीक है, वहाँ पर थोड़ी गलती है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन, और इसके त्रिभुज आप खुद बना के देख लेना, यही आएंगे। ठीक है, 27वां क्वेश्चन ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी है और 5 नंबर वालों में भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें दे रखा है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊपर का सिरा क्या है, खुला हुआ है। कैसा, जो हमारा शंकु है वो उल्टा हो गया, अब वो क्या है, ऊपर का सिरा कैसा हो जाएगा, उसका खुला हुआ हो जाएगा। और यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है इसके अंदर। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां हम डालते हैं जिनकी हमें त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास शीशों की गोलियां हैं जो कि हम इसके अंदर डालते हैं। इसमें से जितना इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है हमारा, ये जो बर्तन है इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। अगर हम इसके अंदर गोलियां डालेंगे तो इसमें से क्या होगा, कुछ पानी कम हो जाएगा, वो कितना होगा, 1/4 होगा। ठीक है, तो हमें ये जो शीशे की गोलियां हमने डाली हैं, ठीक है, इसका क्या है, हमें संख्या ज्ञात करनी है कि वो गोलियां हमारी कितनी थी, उसकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये आपके सामने इसका सोल्यूशन है। यहाँ पर लिख देंगे शंकु के आकार की बर्तन की त्रिज्या, वो क्या मान लेंगे हम, R1। और ये हमने 1 इसलिए मानी है क्योंकि हमारे पास गोलियां भी दे रखी हैं और उसकी त्रिज्या भी होगी, तो उसे मान लेंगे हम R2। और यहाँ पर दूसरा दे रखा है शंकु के आकार के बर्तन की ऊंचाई दे रखी है, तो h बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन होता क्या है, क्योंकि जो हमारा बर्तन है वो शंकु के आकार का है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो उतना ही होगा जितना हमारा शंकु का आयतन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे शंकु का आयतन, तो वो हमारा होता है 1/3 पाई, और यहाँ पर R1 आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर उसकी त्रिज्या R1 मान रखी है, तो R1 का स्क्वायर इंटू h, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर, यानी कि R हमारे पास 5 दे रखा है, तो 5 × 5 आ जाएगा, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या है, गोलियों की संख्या निकालनी है। उसके लिए हमें जो हमारा 1/4 हटाया गया पानी का वो, और अपॉन में आ जाएंगी एक गोली का आयतन, भाग करेंगे हम, अनुपात है एक तरीके से, तो कुछ संख्याएं हमारी क्या होंगी, कट जाएंगी। तो कैलकुलेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था कि जो हमने गोलियां डाली तो उसमें से 1/4 यानी कि 1/4 पानी का जो भाग था वो हमारा क्या है, बाहर गिर जाता है। तो 1/4 पानी के लिए हम क्या कर देंगे, 1/4 से गुणा कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 50। वो कैसे आया, 4 से इसे काट देंगे, 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50। ठीक है, ये हमने निकाल लिया 1/4 पानी का आयतन।
यहाँ पर हम दूसरा निकालेंगे, जो यहाँ पर गोली की त्रिज्या भी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ से निकाल लेंगे हम उस गोली का आयतन जो शीशे की हमें गोलियां दे रखी है। ये कैलकुलेशन यहाँ पर कर रखी है 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की क्यूब है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये 3 बार लिख देंगे और इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन दो वैल्यू को सॉल्व कर दिया है और इसे काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5। अब क्या करेंगे, बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियां कितनी थी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन अपॉन प्रत्येक शीशे की गोली का आयतन। तो यह आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 50 पानी का आयतन और अपॉन प्रत्येक गोली का आयतन आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/3 से 1/3, 22/7 से 22/7, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा तो इसे काट देंगे, 5 × 5 और 0 0, यानी कि वो कितनी गोलियाँ होंगी, 100 गोलियाँ होंगी। जब हमने 100 गोलियाँ डाली होंगी उस शंकु के आकार के बर्तन में, तो जो पानी हमारा निकला था 1/4, ठीक है, तो वो तब निकला होगा जब हमने उसके अंदर 100 गोलियाँ डाली। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको मेन है फॉर्मूले कि अगर फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर तैयार करके जाएं, इसके भी आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन के अथवा में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखते हैं हम। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर तथा व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से समान ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कि वो कितना होगा, और वो भी वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। वो पहले मैं चित्र बनाकर आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाद में इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। तो ये आपके सामने इसका चित्र है। हमारे पास एक पूरा का पूरा पहले बेलन था, बेलन में से हमने उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंकु भी काट लिया। तब काटने के बाद में, ठीक है, जो हमारे पास ठोस बचा उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, व्यास और त्रिज्या में दे रखी है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट है। बेलनाकार ठोस का हमें व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे 0.7 सेंटीमीटर, और बेलनाकार ठोस की हमें ऊंचाई भी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 क्षेत्रफल निकालेंगे। A1 हो जाएगा, पहले वाले को मान लेंगे A1 जो कि होगा हमारा बेलन का, फिर दूसरा मान लेंगे A2 जो कि होगा हमारा शंकु का, और प्लस A3 मान लेंगे ये जो हमारे पास आधार वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, और ये वृत्त के आकार का है तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्रफल लगाकर हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। पहले निकालेंगे हम बेलन का, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh। यहाँ पर हम R1H1 मान लेंगे क्योंकि हमारा जो शंकु है उसकी भी त्रिज्या दे रखी है हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.7 और एच की वैल्यू हो जाएगी 2.4। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर हमारा जो बेलन है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा यहाँ से 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास बेलन है वहाँ पर आधार की त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या है वही लग जाएगी, इसलिए पहले हमने आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया। वो हो गया हमारा पाई R स्क्वायर, यानी कि R1 स्क्वायर हो जाएगा, वही त्रिज्या लगेगी जो हमारी बेलन की थी। पाई का मान आ जाएगा 22/7 इंटू आर था हमारा 0.7 इंटू 0.7, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा बचा है शंकु, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू भी है हमारे पास, आर भी है, लेकिन हमारे पास एल नहीं है। अब एल हम किससे निकाल सकते हैं, एच से और आर से। तो पहले हम इसका एल निकालेंगे, उसके बाद में हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। एल को बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ से हम क्या है एल की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारी आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर फिर हम पाई आर एल फॉर्मूला लगा देंगे। पाई का मान 22/7, आर दे रखा है हमारा 0.7 और जो एल है वो कितना आ जाएगा 2.7। यहाँ से सॉल्व कर इसे भी निकाल लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारे पास ठोस बचा था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो तीनों को ऐड कर देंगे A1 + A2 + A3। पहला आया था 10.56, दूसरा आया था 1.54, तीसरा आया था 5.4।
सब जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ठोस बचा, जो उसका क्षेत्रफल था वो कितना हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन अपने बोर्ड के लिए ज़रूर तैयार करके जाएं। ठीक है, ये आपका जो मैथ का सैम्पल पेपर था 2024 का, ये पेपर मैं यहाँ पर आपको पूरा करवा चुका हूँ। तो इस पेपर का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर पूरा करवा चुका हूँ। ये हमारा लास्ट पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उनको देख लेना। और अगर आपको किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी सोल्यूशन चाहिए हो या किसी भी प्रकार का सैम्पल पेपर चाहिए हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना। अगर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो उस पेपर के सोल्यूशन के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, तो आप इन सोल्यूशन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और क्या है, मैंने आपके लिए जो आपका साइंस का सैम्पल पेपर है 2024 का, तो उसके सोल्यूशन पर भी मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और उस सोल्यूशन वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सैम्पल पेपर में से ही आ जाते हैं। ठीक है, मेरी जितनी भी नई वीडियोस हैं उनका आपको तभी पता चल सकता है जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। ठीक है, जब भी आपको पता चल पाएगा कि मेरी न्यू वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। ठीक है।